राधे राधे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इंडियन इकोनॉमी, जो कि इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था, आज हम इंडियन इकोनॉमी को और इंडियन इकोनॉमी की जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। देखो, मैं हर वीडियो के अंदर कह रहा हूँ, फिर इस वीडियो के अंदर या फिर मैं वापस आपको याद दिला दूं कि आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर करेंगे हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, जिसके साथ साथ हम PYQ को भी और सोल्व करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर हम जितने ज्यादा PYQ और सिलेबस पर फोकस करेंगे, एग्जैक्टली हमारी नैया जो है वो उतनी पार होती चलेगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या होती है? देखो, साथ साथ में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, अर्थशास्त्र कहलाता है। आर्थिक गतिविधियों में निम्न को शामिल किया जाता है। किया जाता है। क्या है निम्न, वो देखते हैं। अब देखो, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। अब आर्थिक, जहां पर भी आर्थिक नाम है, इसका मतलब पैसे टके से संबंधित बातें जितने हो रही है, तो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो कहलाती है हमारी अर्थव्यवस्था, सॉरी अर्थशास्त्र, ठीक है। और आर्थिक गतिविधियों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। किस किस को? एक तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वस्तु और सेवा का उत्पादन, उपभोग तथा उनका मौद्रिक लेन देन। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र के अंदर निम्नलिखित को शामिल किया जाता है: वस्तु और सेवा का उत्पादन, उनका उपभोग और उनका मौद्रिक लेन देन। ये लास्ट वाली लाइन एग्जैक्टली यही कह रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं सेवा दे रहा हूं। मैं ये मार्कर लेके आया, इसका मतलब मैं वस्तु लेके आया, तो ये तो होगी वस्तु और सेवा। अब इनका उत्पादन देखो, यहां से उत्पादन हो रहा है इन सेवाओं का, पढ़ा रहा हूं इसका मतलब इनका उत्पादन यहां से हो रहा है। और एग्जैक्टली मैं मार्कर लेके आया तो मार्कर का उत्पादन भी कहीं ना कहीं से हुआ था। उपभोग, अब इस मार्कर का मैं उपभोग कर रहा हूं, इस मार्कर का मैं उपभोग कर रहा हूं, समझ रहे हो। और आप क्लास देख रहे हो, इसका मतलब आप क्लास का उपभोग कर रहे हो। दो चीजें समझ में आ गई। तीसरी है मौद्रिक लेन देन। मार्कर को मैं पैसे दे करके लेके आया, तो ये मेरा मौद्रिक लेन देन है। आप जो है वो कुछ दे नहीं ले रहे, और ना ही ले रहे हो ना ही दे रहे हो, तो मौद्रिक लेन देन आप अपना टाइम दे रहे हो, अपना रिवीजन कर रहे हो, तो ये एक तरीके से लेन देन है। कोई ना कोई प्रकार का लेन देन होता है। जैसे हम प्राचीन काल के अंदर हम पढ़ते हैं तो वहां पर वस्तु विनिमय का प्रचलन कुछ ज्यादा हुआ करता था। हम जब NCERT खोल के देखते हैं तो हम हिंदी की क्लासों के अंदर, हिंदी की किताबों के अंदर, हम 8वीं 9वीं की किताबों के अंदर हम जानते हैं कि 8वीं क्लास के अंदर एक चैप्टर हुआ करता था, लाख की चूड़ियां बदलू चाचा। तो वही वो जो क्वेश्चन जो है वो मेरे आज तक याद है कि लेखक जो है वो बदलू चाचा, बदलू मामा को बदलू मामा न कह करके बदलू चाचा क्यों कहता था, क्योंकि वो बाहर त्योहार गांव जाता था इसलिए कहता था ना। और गांव के बच्चे वो जो उसको चाचा कहते तो वो भी साथ साथ में चाचा कहने लग गया। तो वो तो उसमें वो जो चूड़ियां जो दी जाती है, जो लाख की चूड़ियां, जो बदलू, जो माम बदलू चाचा जिसे कहा जाता है ना, वो और चूड़ियां बेचा करता था। तो वो चूड़ियों के बदले ना या तो अनाज वगैरह ले लिया करता था, या फिर कोई और चारा वगैरह वो ले लिया करता था। तो वहां पर मौद्रिक लेन देन नहीं था, वहां पर वस्तु विनिमय था। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। तो वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था वहां पे।
अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। और अर्थशास्त्र के अंदर निम्नलिखित को शामिल किया जाता है: वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, उनका उपभोग तथा उनका मौद्रिक लेन देन। अच्छा, अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है। अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो अर्थशास्त्र, एक होती है मैक्रो अर्थशास्त्र। देखो, अर्थशास्त्र की अवधारणा जो है वो दो टाइप की होती है। एक तो माइक्रो, एक मैक्रो। क्या क्या होती है माइक्रो? माइक्रो, जैसे मान लो माइक्रो कहते हैं छोटे को, मैक्रो कहते हैं बड़े को। तो माइक्रो यानी छोटा, यानी जब अर्थशास्त्र, जब हमें अध्ययन एक छोटे स्तर पर करना हो तो वो वाली अर्थशास्त्र कहलाती है माइक्रो अर्थशास्त्र। और जब हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन बड़े स्तर पर करना हो तो वो वाली अर्थशास्त्र कहलाती है मैक्रो अर्थशास्त्र। अब आप अपने दिमाग में सोच के देखो कि कौन सी माइक्रो है और कौन सी मैक्रो है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मुझे अपने क्लास के अर्थशास्त्र के बारे में जानना है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने लग रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो ये वाला तो हो गया अपने माइक्रो अर्थशास्त्र। और अगर हम इंडिया के बारे में जाने कि पूरे भारत के पास पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कितने भारत के पास बचता है, कितने लगते हैं, तो वो वाली अर्थशास्त्र हो गई मैक्रो अर्थशास्त्र। तो इसका हम लिखेंगे कैसे? जब, और जब अर्थशास्त्र का अध्ययन, या फिर जब एक छोटे स्थल या दुकान का अध्ययन करना हो, छोटे स्तर पर करना हो, और जब अध्ययन वृहत स्तर पर करना हो। अब वृहत स्तर पर अब जब हमें अध्ययन करना हो तो उदाहरण क्या लिखेंगे? जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, जैसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, तो वो तो हो जाती है अपने मैक्रो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र। और जैसे मान लो हमें निकालनी है अपनी क्लास की अर्थव्यवस्था, या फिर अपने घर की अर्थशास्त्र, घर की अर्थव्यवस्था देखने की, कितने पैसे घर में आते हैं, कितने लगते हैं, कितने जाते हैं, कितने बचते हैं, तो वो वाली अर्थशास्त्र होगी अपनी माइक्रो अर्थशास्त्र। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। चलो हम बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो, अर्थव्यवस्था की ना दो विचारधारा होती है। एक होती है पूंजीवाद, दूसरी होती है अपने साम्यवाद। ठीक है, एक होती है अपने पूंजीवाद और दूसरी होती है साम्यवाद। क्या होती है पूंजीवाद और क्या होती है साम्यवाद, उसके बारे में देखो जानते हैं। देखो, अर्थ वापस देख लो एक बार, हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। और आर्थिक गतिविधियों के अंदर निम्नलिखित को शामिल किया जाता है: वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, उनका उपभोग तथा मौद्रिक लेन देन, यही शामिल किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था जो है वो जिसके दो पार्ट होते हैं, एक तो माइक्रो, एक मैक्रो। जब अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था किसी छोटे स्तर पर हमें अध्ययन करना हो तो वो वाली तो होती है अपनी सूक्ष्म या फिर माइक्रो अर्थव्यवस्था। और जब हमें किसी वृहत स्तर का और अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन करना हो तो वो वाला कहलाती है अपने और मैक्रो अर्थव्यवस्था। अच्छा, अर्थव्यवस्था के दो टाइप होते हैं, यूं समझो, या फिर दो विचारधाराएं होती है। अर्थव्यवस्था की कितनी विचारधाराएं होती है? दो विचारधाराएं होती है। एक तो पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद। एक तो पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद। पूंजीवाद होती है स्वतंत्रता का प्रतीक, स्वतंत्रता का प्रतीक, यानी स्वतंत्र दे दो, और ये होती है समानता का प्रतीक।
स्वतंत्रता समानता क्या होती है? देखो मैं आपको एक बार फिर से सुनाऊं, आपको क्या है, क्या ये क्या जुमला क्या है। जैसे मान लो हमारे भारत के अंदर जैसे मान लो एक योजना आ जाए कि किसी भी व्यक्ति के पास 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का या 1 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का मोबाइल है, तो वो हमें जब्त करवा दो। तुम सभी को एक सम्मान नोकिया 1600 मोबाइल दिया जाएगा। ये भारत सरकार कोई नई नया नियम लागू कर दे, मान के चलो ये नया नियम लागू कर दे कि तुम सबको एक और नॉर्मली छोटे वाला मोबाइल दिया जाएगा। तुम सब जो है वो अपना अपना महंगा मोबाइल, जो आप लोगों ने एप्पल की, जो सैमसंग की बड़ी बड़ी गैलेक्सी ले रखी है, वो हमें जमा करवा दो। हम आपको छोटा सा मोबाइल दे देंगे नोकिया 1600। आप सभी दे देते हो, आपके पास आता है नोकिया 1600। अब मुकेश अंबानी भी नोकिया 1600 का यूज कर रहा है, मैं भी नोकिया 1600 का यूज कर रहा हूँ, आप भी नोकिया 1600 का यूज कर रहे हो। अब हम में और अंबानी में कोई फर्क तो नहीं है, तो हम में फर्क नहीं है, वो कहाँ दिखाएगा कि मैं अंबानी हूं? फिर हम कहेंगे कि अब मजे आ गए, अब अंबानी भी अपने बराबर का ही है। तो जहां पर समानता को मान्यता दी जाती है वो अर्थव्यवस्था कहलाती है साम्यवाद, और जहां पर स्वतंत्रता को मान्यता दी जाती है वो कहलाती है अपने पूंजीवाद। समझ गए आगे? अच्छा, इसको एक बाजार पर निजी नियंत्रण, और ये कह रहे हैं कि बाजार पर सरकारी नियंत्रण कर दो। बाजार को पूरा का पूरा क्या कर दो? सरकारी कर दो। बाजार पर सरकारी नियंत्रण कर दो। वो कह रहा है कि बाजार पर निजी, अपने अपनी फैक्ट्री लगाओ, सामान बेचो, पैसे आएंगे, पैसे खुद रखो, और जितने टैक्स आता है वो टैक्स भर दो। ये विचारधारा पूंजीवाद है। साम्यवाद वाला कह रहा है कि नहीं, तुम में काबिलियत है, घर पे बैठ जाओ, सामान हम खुद बनाएंगे, खुद बनाएंगे, एक ही रेट पर सबको बांटेंगे, एक जैसा बांटेंगे, एक जितना बांटेंगे, सबको सम्मान रखेंगे, एग्जैक्टली सम्मान ही रखेंगे। तुम में कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, जिसके पास पैसे ज्यादा है, जिसके पास पैसे कम है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई नहीं, सारी विचारधारा साइड में, सब सम्मान, सारे के सारे सम्मान। ये वाली विचारधारा कहलाती है अपने साम्यवादी विचारधारा, और ये वाली विचारधारा कहलाती है पूंजीवादी विचारधारा। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि निजी संपत्ति खरीद लो तुम लोग, निजी संपत्ति को मान्यता दे देंगे। साम्यवादी कह रहे हैं कि ना ना ना, निजी संपत्ति ना, निजी संपत्ति को मान्यता नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भी तुम लोग? क्योंकि हम निजी संपत्ति को मान्यता देंगे तो फिर तो अमीर और गरीब हो जाओगे। लोग पैसे कमा कमा के निजी संपत्तियां खरीदने लग जाएंगे। किसी के पास 20 बीघा खेत है, किसी के पास 70 बीघा खेत है। अब वो ऊंच नीच हो गई, हम 70 वाले से 70 बीघा जमीन ले लेंगे, 20 वाले से 20 बीघा जमीन ले लेंगे, दोनों को बराबर 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 10-10 बीघा दे देंगे दोनों को। जिसके पास 70 बीघा जमीन है उसके पास भी 10 बीघा, जिसके पास 20 बीघा जमीन थी उसकी उसको भी दे देंगे 10 बीघा। तो सबको बराबर रखेंगे हम, कोई ऊंच नीच नहीं रखेंगे, कोई जाति पांति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, सबके साथ समानता 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 रखेंगे। ये कह रहे हैं कि संसाधनों का वितरण योग्यता के अनुसार कर दो, और ये कह रहे हैं कि ना, संसाधनों का वितरण करेंगे समानता क्या का, संसाधनों का वितरण समानता आधारित, समानता रखेंगे हम। संसाधन जितने चाहिए उतने ही लेने हैं, आप में काबिलियत हो चाहे नहीं हो, हम तो आपको बराबर बराबर भागों में बांट के देंगे। आप में चाहे कितनी काबिलियत हो फिर भी आपको उतना ही मिलेगा, आप में चाहे काबिलियत ना भी हो फिर भी उतना ही मिलेगा। ये चीजें फोड़ा गाल देती है कई बार। तुम लोगों ने देखा होगा कि जिसके पास, जो बंदा 1 लाख रुपए महीने का कमाता है और जो बंदा 10,000 रुपए महीने का कमाता है,
क्या लगता है आपको, 10,000 रुपए वाले से 10,000 ले लिए जाएंगे, 1 लाख वाले से 1 लाख ले लिए जाएंगे? फिर देखेंगे कि सब में से हम बराबर बराबर भाग कितने में बंट रहा है, और दोनों को 5-5 हजार रुपए दे दे के सल्टाते हैं। अब जो बंदा नहीं कमा रहा है उसके पास भी 5,000 आ गए, जो 10,000 कमा रहा था उसके पास भी 5,000 आ गए, जो 1 लाख कमा रहा था उसके पास भी 5,000 आ गए। क्या लगता है तुम लोगों को, 1 लाख कमाने वाला क्या फिर से कमाएगा? क्या 10,000 रुपए कमाने वाला फिर से कमाएगा? नहीं कमाएगा। क्या 1 लाख जो 0 रुपए कमा रहा था, कुछ भी नहीं कमा रहा था, घर पे ठल्ला बैठा है एकदम, क्या वो भी पैसे कमाएगा? क्या नहीं कमाएगा, उसको पता है कि अपने को बराबर आ जाएगा। तो लोग क्या होते हैं कि इस रूप में आलसी हो जाते हैं। समानता जब भी ली जाती है ना, तब लोग क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं इस रूप के अंदर, और ये रियलिटी ही है। लोग क्या हो जाते हैं, क्योंकि लोग काम करते हैं नहीं, क्योंकि उनके पास बराबर का पैसा है। आप लोगों को कह दे कि भी आरएएस एक एक घर से बनाएंगे, एक एक घर से एक एक आरएएस बनाएंगे, एक एक घर से एक एक आईएएस बनाएंगे, हर घर से आईएएस बनाएंगे, तो क्या तुम लोग मेहनत करोगे? क्या, कतई नहीं करोगे, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि अपने घर से एक बंदा बनेगा, और घर वालों को कहे कि हम अपना सपोर्ट लेंगे, यार मेरे को आगे कर दो, तुम लोग मेरे को बना दो। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है ना कि समानता आधारित है, तो लोग क्या हो जाते हैं, आलसी होना शुरू हो जाते हैं। अगला, फिर ये लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, और ये करते हैं तानाशाह का समर्थन। ये होते हैं तानाशाह, तानाशाही राज चलाते हैं। जैसे किम जोन, उत्तरी कोरिया का बंदा था ना किम जोन, वो इतना भयानक था, इतना भयानक है, इतना भयानक फिलहाल भी है कि कोरोना के अंदर वहां पे जो केस आए थे, उसने एक एक कहा कि जो कोरोना पॉजिटिव है मेरे पास आ जाओ, और बंदों को लगा कि ये दवाई देगा, और उसने सल्टा दिए, मार ही दिया उनको, और कहा कि आज के बाद में मेरे देश में कोई भी बंदा कोरोना पॉजिटिव नहीं मिलना चाहिए। तो तानाशाही बंदे के मन में कुछ भी जच जाती है। जैसे हम कहानी सुनते हैं एक गुरु और एक शिष्य की, मैंने आप लोगों को पॉलिटी की क्लास में शायद सुनाई थी, तो एग्जैक्टली वही कहानी यहाँ पर भी लागू होती है। कहा जाता है कि एक गुरु और एक शिष्य हुआ करते थे, और वो, हालांकि तानाशाही कह लो, चाहे मूर्खता कह लो, या राजतंत्र कह लो, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, बट ये एग्जैक्टली वो यही कहते हैं कि भी दो, एक गुरु और चेला हुआ करते थे, और किसी नगर के अंदर एक राजा हुआ करता था जो इतना मूर्ख था, या फिर इतना तानाशाह था, जिसने अपने राज्य के अंदर एक नियम लागू कर दिया था कि जो काम हम दिन में करेंगे वो तो करेंगे रात को, और रात को हम सोते हैं तो सोएंगे हम दिन को। पूरे राज्य के अंदर उल्टा काम, लोग रात को काम करते, दिन के अंदर सोते रहते थे। कोई बंदा घर से चिड़ी पैर नहीं, घर मतलब बाहर नहीं निकलते थे, सारे के सारे दिन में सोते रहते, रात को काम करते थे। वो राजा और जो गुरु और चेला उस गांव से निकल रहे थे, और रात को दुकानें खुली, दिन में सारे सो गए, और चेले ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये क्या झमेला है, देखो यहाँ पर क्या है कि भी देखो, सारे गांव वाले रात को तो काम कर रहे हैं, और दिन के अंदर सारे सो रहे थे, और हम रात को दुकानें और खुली है, और इन खुली दुकानों के अंदर सामान इतना सस्ता मिलता है, इतना सस्ता मिलता है जिसकी हद नहीं है। पर गुरु ने चेले को समझाया कि चले, इस राज्य का राजा या तो कोई तानाशाह है, या कोई आलसी है, या फिर कोई डफोड़ संघ है एकदम, जिसको पता नहीं कि क्या करने जा रहा है, जो प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करे जा रहा है, जो अपने शक्तियों का दुरुपयोग करे जा रहा है। और फाइनली चेले को गुरु ने कहा कि चले, अपने को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। चेले ने कहा नहीं गुरु जी, यहाँ पर सामान सस्ता मिलता है, और ये जो खाने वाली चीजें हैं, घी दूध दही वगैरह, देखो कितना सस्ता मिलता है। अपने गांव में जहां पर 20 रुपए में दिया जाता था, वहां पे देखो एक एक रुपए में दिया जा रहा है। और गुरु ने चेले को समझाया कि चले, सस्ता, वो जो कहते हैं ना कि सस्ता रोएगा एक बार, महंगा रोता है, सॉरी, सस्ता रोता बार बार, महंगा रोता है एक बार। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी तुम लोगों के पास ऐसी ही प्रॉब्लम आ सकती है। चेले ने कहा नहीं गुरुजी, मैं तो यही रहूंगा। फाइनली जो हो, गुरु ने चेले को समझाया, पर चेला नहीं माना, और गुरुजी यहाँ से चले गए थे। कहानी आगे हम सुनते हैं कि भी फाइनली जो है वो गुरु चले जाने के बाद में, और उस राजा का जो तानाशाही शासक, या आलसी शासक, या फिर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने वाला शासक, एक सजा सुनाता। ये कहानी लंबी हो जाती है, बट उस लंबी वाली कहानी को मैं साइड में रख करके सुना रहा हूँ कि किसी व्यक्ति पर जो है वो एक घर गिर जाता है, दीवार गिर जाती है, और वो फिर दीवार गिरने, और जो दीवार चिनने वाला था उसको बुलाया जाता है। फिर जो है वो उस बंदे ने कहा था कि भाई यहाँ से एक नर्तकी जा रही थी, तो उस नर्तकी के घुंघरू बज रहे थे, तो घुंघरू बज रहे थे तो मेरा ध्यान भटक गया,
इसलिए मैं दीवार ढंग से नहीं बना पाया। अंग्रेजी की स्टोरी थी ये और बेहद शानदार कहानी थी ये। फाइनली इसको हम साइड में रख के फिर अब फाइनली जो राजा खुद कंफ्यूज होगा कि अब सजा दें किसको, क्योंकि ये घुंघरू वाले ने कहा दिया कि मेरे को घुंघरू ऐसे बना के देते उस सुनार ने किसी तीसरे का बहाना ले लिया, तीसरे ने किसी चौथे का बहाना ले लिया, चौथा मर चुका था। राजा का लगा अब फांसी किसको दें। फांसी थोड़ी ऊंची थी और मोटे आदमी पर ही आ सकती थी। राजा ने अपने राज्य के अंदर आदेश लागू कर दिया कि जो बंदा मोटा है, इतनी फिट हाइट का है, इतना केजी वजन का है, फटाफट राज्य के अंदर आया जाए। उस राज्य के अंदर वो चेला गुरुजी वाला जो खा खा के मोटा सांड हो रखा था, फाइनली जो चेला राजा के दरबार में जाता है और राजा को कहता है कि मैं हूं इतना मोटा और इतनी हाइट का, इतना केजी वजन का। राजा ने कहा इसको फांसी लटका दो। चेले ने कहा मेरी क्या गलती है। राजा ने कहा यहाँ गलतियां नहीं देखी जाती, नियम नियम है, नियम जो कि सबके लिए लागू है। ये देखो तुम लोगों के सामने ये जनता रात को काम करती है और दिन में सोती रहती है। अब ये नियम इस जनता के लिए भी है तो ये नियम तेरे लिए भी है। फाइनली जो है चेले को फांसी देने के लिए तैयार हो गए। चेला मन में राम 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 अपने गुरुजी का नाम लिए जा रहा था कि गुरुजी एक बार बचा लो। फाइनली जो गुरुजी अपने ध्यान से देखते हैं कि मेरा चेला संकट में, और गुरुजी आ जाते हैं। आने के बाद में चेले को फांसी लगने ही वाले थे कि गुरुजी आते हैं, और आते ही गुरुजी कहते हैं कि रुक जाओ, ये चेले को फांसी लगाने से पहले मेरे को फांसी लगाओ। और राजा, राजा के मंत्री वो सारे बैठे थे, उन्होंने कहा क्यों भाई, तेरे को क्यों लगाए। गुरुजी ने कहा मेरे को लगाओ, फांसी मैं लूंगा पहले। ये चेला कौन होता है फांसी लेने वाला, और मेरे को फांसी लगाओगे तो मैं एक और अंतर्यामी गुरु हूं। मैंने देख लिया है कि जो इस फांसी से पहले लटकेगा उसको अगले जन्म के अंदर राजा बनाया जाएगा और स्वर्ग के अंदर एंट्री मिलेगी उसको। राजा ने कहा ऐसा थोड़ी होता है। तो गुरुजी ने कहा नहीं होता तो मेरे को लगा दो पहले, तुम लोगों के लगाने में क्या हर्ज है। और राजा उनकी बातों में आ जाता है। राजा खुद कहता है कि इस बार फांसी मेरे को लटका जाए। तो तानाशाह मान लो चाहे मूर्ख राजा मान लो, जो उस फांसी पर लटक जाता है, साथ साथ में वो अपने सेनापति को भी ले मरता है। इस प्रकार गुरु और चेला जो है वो सदा सदा के लिए उस गांव से चले जाते हैं। और गुरु ने चेले को समझाया कि सस्ते के चक्कर में फिर मत आ जाना, हो सकता है इस बार परिणाम भयंकर भुगतना पड़े। तो एग्जैक्टली वैसे ही तानाशाही ये थे। लोकतंत्र का समर्थन करने वाले थे पूंजीवाद, और राजतंत्र सॉरी तानाशाही शासन करने वाले थे साम्यवाद, साम्यवादी लोग। अच्छा उसके बाद में फिर ये धर्म को मान्यता देते थे कि धर्म मान लो, अब अपने अपने हिसाब से धर्म को मान सकते हो, और धर्म को जो मान्यता वो जो दी सकती। साम्यवादी कुछ और ही कहते हैं कि ना ना ना, धर्म तो अफीम है, धर्म तो क्या है, अफीम है। साम्यवादी कहते हैं कि धर्म की तुलना अफीम से, जैसे मान लो अफीम का जैसे नशा होता है ना, एग्जैक्टली धर्म का भी नशा होता है, और ये थोड़े टाइम के लिए नहीं रहता और लंबे टाइम के लिए रहता है। तो साम्यवादियों की विचारधारा अलग है, इधर पूंजीवादियों की विचारधारा अलग है। दोनों की विचारधाराएं अलग। क्या लगता है तुम लोगों को दोनों, ये वही बात है कि एक तलवार में दो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो क्या एक देश के अंदर दो अर्थव्यवस्थाएं लागू, एक देश के अंदर दो विचारधाराएं लागू हो सकती है? नहीं हो, कतई नहीं हो सकती। अगला फिर देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, और ये कह रहे हैं कि ना ना ना, व्यक्ति तो कुछ ही नहीं है, समाज है जो कुछ है वो। समाज ज्यादा जरूरी है, व्यक्ति का क्या, उसको तो हम इमोशनल ब्लैकमेल कर लेंगे। व्यक्ति अगर लव मैरिज करने के लिए कहीं ताफड़े तोड़ेगा, लव मैरिज के लिए कहेगा, तो उसको कह देंगे कि समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी। और समाज से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तू तो क्या है, एक ही तो मिनक है। समाज है हमारे सबसे जरूरी, सबसे बड़ा, इसके लिए और समाज की नाक रखनी हमें जरूरी और है। तो साम्यवादी कह रहे हैं कि समाज इंपॉर्टेंट है, समाज से बढ़कर कुछ ही नहीं है। पूंजीवादी कह रहे हैं कि समाज साइड में रखो ना, मिनक एक बार जन्म लेता है, एक बार जन्म लेने के बाद भी तुम लोग ना उसको अपने ढंग से पढ़ने देते हो, ना ढंग से ब्याह करने देते हो, ना ढंग से कोई काम कर पाता है, क्यों फिर जन्म ही क्यों दिया। और फिर दूसरा, घर वालों की इच्छा से सब कुछ काम करते रहो करते रहो करते रहो। क्यों नहीं बंदे को अकेले
सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए। ये बातें कहते हैं पूंजीवादी। और इधर समाज वाले कहते हैं कि समाज की बातें माननी चाहिए, इसलिए ये हो गई साम्यवादी। अगला फिर ये अहिंसा के समर्थक है। ये कहता है कि भाई ना ना ना, मार काट नहीं करनी अपने को। और ये कह रहे हैं कि नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो साम्यवादी तो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हम लातें मारेंगे, हम हिंसा करेंगे। वहीं पूंजीवादी कह रहे हैं कि नहीं, राम राम करके देव देव करके नाका लगा रहे हैं हम तो, हमें लड़ाइयां वड़ाइयां नहीं करनी, अपने काम से अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, अपने को अपने काम पर फोकस करना है, दुनिया का क्या, वो तो आज लड़ती है कल साथ में एकजुट भी हो सकती है। तो पूंजीवादियों की विचारधारा ये है, साम्यवादियों की विचारधारा ये है। अब एक दो मजेदार बात हूं मैं, इसका जो बंदा जो है विचारक, वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। समझ रहे हो कि देखो इसकी पुस्तक का क्या नाम है, दास कैपिटल। दास कैपिटल साम्यवादियों का, सॉरी, इसकी पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन है, सॉरी, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। और इसका विचारक जो है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। और इसकी पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल। समझ रहे हो? अच्छा, ढंग से समझ में आ रहा है? आ गया होगा। वापस देख लो। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है: वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, उनका उपभोग तथा मौद्रिक लेन देन। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि अर्थव्यवस्था जो है वो दो प्रकार की होती है। जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन छोटे स्तर पर किया जाता है तो वो होती है अपने माइक्रो अर्थव्यवस्था। जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन बड़े स्तर पर किया जाता है तो वो होती है अपने मैक्रो अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की इन दो विचारधाराओं को अलग अलग बांटा जा सकता है। एक का नाम है पूंजीवादी, दूसरे का नाम है साम्यवादी। पूंजीवादी जो स्वतंत्रता का प्रतीक है, साम्यवादी जो समानता का प्रतीक है। पूंजीवादी जो कि बाजार पर निजी नियंत्रण रखते हैं। साम्यवादी कह रहे हैं कि बाजार पर सरकारी नियंत्रण होगा, निजी नियंत्रण नहीं होगा। पूंजीवादी फिर कहते हैं कि निजी संपत्ति को मान्यता दे देंगे, कितनी भी संपत्ति हो तुम खरीद सकते हो, बेच सकते हो। साम्यवादी कहते हैं कि नहीं, संपत्ति को मान्यता नहीं दी जा सकती। पूंजीवादी कहते हैं संसाधनों का वितरण योग्यता के अनुसार करेंगे, जिसकी जो ज्यादा योग्य होगा वो ज्यादा ले जाएगा, जो कम योग्य होगा वो कम ले जाएगा। और इधर साम्यवादी कह रहे हैं कि चाहे तुम योग्य हो और चाहे नहीं हो, सबको बराबर 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 रखेंगे। पूंजीवादी फिर कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र अपनाते हैं, और साम्यवादी कहते हैं कि अपना लोकतंत्र का दूर दूर से कोई नाता नहीं है। पूंजीवादी फिर कह रहे हैं कि हम धर्म को मानते हैं, और जो मानेगा वो मानेगा, नहीं मानेगा तो मत मानो। तुम लोगों को प्रतिबंध नहीं है कि धर्म को मानना ही पड़ेगा, ना हम ये कहेंगे कि धर्म को मत मानो। साम्यवादी कहते हैं कि धर्म को मान मत लेना, धर्म अफीम है, जैसे अफीम का नशा होता है वैसे धर्म का नशा होता है। पूंजीवादी फिर कहते हैं कि व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए आदमी मिन्नक की कीमत है, मिन्नक की। और साम्यवादी कहते हैं कि मिन्नक जाए भाड़ में, हमारे लिए समाज इंपॉर्टेंट है। मिन्नक का क्या है, उसको तो हम इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं। पूंजीवादी कह रहे हैं कि हम अहिंसा को अपनाते हैं, हम मारकाट से दूर, कोसों दूर रहते हैं, राम राम देव देव करके नाका लगाते हैं। साम्यवादी कहते हैं कि नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए हिंसा के समर्थक है। पूंजीवादियों का विचारक जो है उसका नाम है एडम स्मिथ। किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। किताब का नाम वेल्थ ऑफ नेशन, और विचारक एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन एडम। इधर कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। इतनी बातें हो गई।
फिर हम चलते हैं अपने अगले चरण की ओर। अगला चरण थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट सा हो जाता है। क्या हो जाता है, क्या नहीं होता। देखो क्या होता है। साल था 1917 का। पहले मैं बता दूं, उसके बाद में फिर मैं लिखवा दूंगा। साल कितना था? 1917। पहले समझा देता हूँ। रूस, जिसे रसिया के नाम से भी जाना जाता है, तो 1917 का साल हुआ करता था। और 1917 के अंदर रूस के अंदर एक क्रांति होती है। उस क्रांति का नाम है बोल्शेविक क्रांति। 1917 में कौन सी क्रांति होती है? बोल्शेविक क्रांति। तो 1917 के अंदर रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है। और उस क्रांति के अंदर जो रूस का जो राजा हुआ करता था, उसको वो थोड़ा ऐसे मतलब अयोग्य शासक था। तो लोगों ने राजा को पकड़ के झिंडेर मार दिया राजा को। और रसिया के अंदर एक और नया तानाशाह उभरा। और रसिया के अंदर तानाशाही शासक की स्थापना की जाती है। और उस तानाशाह का नाम था लेनिन। क्या नाम था बंदे का? लेनिन नाम नाम हुआ करता था। तानाशाही शासक लेनिन हुआ करता था, जिसने 1917 के अंदर जैसे ही रसिया के अंदर बोल्शेविक क्रांति होती है, रसिया के राजा जार को मार दिया जाता है। और जैसे ही राजा मरा, तो लेनिन ने सारी अर्थव्यवस्था अपने हाथों में ले ली। और लेनिन, जो कि साम्यवादी प्रतीक था, साम्यवाद का भयंकर समर्थक था, 1922 आते आते उसने एक संगठन बना लिया था, यूएसएसआर। कौन सा संगठन बना लिया था? यूएसएसआर। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। फिर से बोलो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1922 तक आते आते लेनिन ने एक संगठन बना लिया था यूएसएसआर नाम से। पहले विश्व युद्ध की बात थी। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच, जब लेनिन जो है वो एकदम भयंकर रूप से साम्यवाद का प्रतीक और साम्यवाद का समर्थक बन गया था। और रसिया के अंदर साम्यवादी अर्थव्यवस्था लागू कर दी थी। अब आता है भाई दूसरा विश्व युद्ध, 1939 से लेकर 1945 के मध्य। और इस युद्ध के कारण जब ये युद्ध हुआ, तो फाइनली जो है वो अमेरिका ने जापान के 9 अगस्त और 6 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिरे थे। क्या गिरे थे? एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन। और 2 बम जो है वो और जापान के अंदर 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे गए थे, जिसके कारण यूएसएसआर और रसिया, जो कि 2 भागों में डिवाइड हो गए, अलग अलग भागों में बंट गए थे। बंट गए यानी इनकी विचारधाराएं अलग अलग हो चुकी थी। कैसे हुई? यूएसएसआर ने कहा कि हम साम्यवाद के प्रतीक होंगे, वहीं यूएसए ने कहा कि हम पूंजीवाद के समर्थक होंगे। कुछ देश यूएसए के पीछे चले, कुछ देश यूएसएसआर के पीछे चले। दोनों ने अपने देश देश को बना रखे। यूएसएसआर एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका था। पस और वर्स पैकेट नाम का एक ऐसा संगठन बना लिया था इन यूएसएसआर वालों ने। और यूएसए ने एक संगठन बना लिया था नाटो। यूएसए ने कौन सा संगठन बनाया था? नाटो। और यूएसए ने कहा कि एक का दुश्मन हम सबका दुश्मन होगा, एक का दोस्त हमारे सबका दोस्त होगा। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे और 1734 के अंदर 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन में कहा गया था कि एक का दोस्त सबका दोस्त, एक का दुश्मन सबका दुश्मन। तो नाटो का भी कुछ ऐसा ही कहना था कि एक का दुश्मन हम सबका दुश्मन होने वाला है। फाइनली ये लड़ाई लंबी चली। 1900 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 2 देश अलग अलग बंट गए थे। यूएसए के पास कुछ देश आए, वहीं यूएसएसआर के पास भी कुछ देश आए। कुछ देश साम्यवाद के समर्थक बन गए, वहीं कुछ देश पूंजीवाद के समर्थक बने। वहीं इन्हीं दिनों एक देश था जिसका नाम था कोरिया। एक प्रायद्वीप हुआ करता था, हालांकि देश नहीं हुआ करता था। और जो लड़े जा रहा था जिसको कोई लेना देना नहीं था। ऊपर वाला भाग अलग लड़ रहा था, नीचे वाला भाग अलग लड़ रहा था। ये दोनों गए। ऊपर वाले लड़ रहे थे पूंजीवाद को लेकर और साम्यवाद को लेकर, नीचे वाले लड़ रहे थे पूंजीवाद को लेकर। अब एग्जैक्टली यहाँ पे रसिया और यूएसए, रूस, यूएसए और यूएसएसआर, उस वाले टाइम रसिया नहीं था, यूएसएसआर था। तो ये दोनों अलग लड़ रहे थे। इन दोनों ने कहा कि रुक जाओ, हम करेंगे तुम्हारा समर्थन। ऊपर वाला देश लड़ रहा था साम्यवाद के लिए, इसलिए ऊपर वाले देश का समर्थन किया था यूएसएसआर ने।
नीचे वाला देश लड़ रहा था पूंजीवाद के लिए, इसलिए नीचे वाले देश का समर्थन किया था यूएसए ने। ऊपर वाले देश जो कि यूएसएसआर ने समर्थन किया, और यूएसएसआर ने समर्थन किया, नीचे वाले का यूएसए ने समर्थन किया, तो लगभग 1952 के आसपास एक, और ये दो भागों में बंट गया। ऊपर वाला रह गया उत्तरी कोरिया, नीचे वाला रह गया नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया और नीचे वाला साउथ कोरिया। यह देश उत्तरी कोरिया आज भी साम्यवादी है। किम जोन उन का नाम आप लोगों ने सुन ही रखा है, उसकी बहन भयंकर डेंजर है। और किम जोन उनका नाम अगर नहीं सुना तो 2019 की गवर्नमेंट आप देखना अमेरिका की, जिस टाइम राष्ट्रपति हुआ करता था जो बाइडन, जो बाइडन था शायद, है ना। तो उस वाले टाइम जो है वो, और इस उत्तरी कोरिया ने कहा कि मैं परमाणु बम गिराऊंगा। कहां पर गिरवाएगा भाई, अमेरिका पे गिरवाऊंगा। और फाइनली अमेरिका भयंकर घबरा गया था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसी कारण इसी समय फाइनली जो है वो, और इस किम जोन उनकी बहन जो है वो थोड़ी और उसके प्रति और उसकी जो भावना बह गई कि भाई मैं मेरे भाई का साथ दूंगी, हम दोनों भाई बहन इस अमेरिका को तबाह कर देंगे। और अमेरिका की दूधनी छुट्टे, अमेरिका राम 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 करती रह गई। और अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप था शायद, जो बाइडन था। तो जो बाइडन को मिलने के लिए बुलाया, तो जो बाइडन ऐसे मतलब मिलने से मना ही कर रहा था, साफ साफ तो बंदा मना नहीं किया। लेकिन जो बाइडन कल्टी छाती करके गया, और फाइनली जो है वो इनका सम्मेलन हुआ था। इधर से जो बाइडन आया, इधर से और जो उत्तरी कोरिया का तानाशाह था किम जोन आया, और दोनों ने समझौता किया कि आज के बाद में नहीं करेंगे, इतने इतने ऊंचे हाथ करें। तो ये देश आज भी तानाशाह है, जिसके पास फाइनली 2015 के पास की न्यूज आती है कि इस देश में इतनी भयंकर महंगाई होती है कि यहाँ पर केले बिके थे 4-4 हजार रुपए किलो के। इतनी भयंकर महंगाई आ गई थी। वहीं बात करते हैं साउथ कोरिया की, जिसका समर्थन यूएसए ने किया था। वह देश एक बहुत बड़ा व्यापारी देश बन गया था, जिसकी आज की बड़ी कंपनियां जैसे सोनी है, एलजी है, ये सब बड़ी कंपनियां साउथ कोरिया की है, दक्षिणी कोरिया की है। बट उत्तरी कोरिया आज भी पंगे लेना नहीं छोड़ रहा है। उत्तरी कोरिया जब मिसाइलें दागता है, अब यहाँ पानी पानी है चारों ओर, ये पानी पानी है, तो मिसाइलें सीधी पानी में नहीं छोड़ता, ये मिसाइलें ऐसे इनके ऊपर से छोड़ेगा। तो ये बैठे बैठे देखते रहते कि आ गई आ गई आ गई, ए गिरी गिरी। तो ये, और ये सोचते रहते हैं कि अभी गिरी अभी गिरी। तो उत्तरी कोरिया देश का जो तानाशाह किम जोन है, वो भयंकर भयंकर तानाशाही है। इसी दौरान जो है वो दो देश अलग भागों में बंट जाते हैं। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी नामक एक देश हुआ करता था, जो इस युद्ध के अंदर भाग लेता है। और जर्मनी में आधे लोग कह रहे थे कि हम पूंजीवाद के समर्थक बनेंगे, आधे लोगों ने कहा कि हम साम्यवाद के समर्थक बनेंगे। फाइनली जो है जर्मनी का एक शहर जिसका नाम है बर्लिन, और बर्लिन लड़ गया। बर्लिन के आधे शहर कह रहे हैं कि हम पूंजीवाद के समर्थक हैं, बर्लिन के आधे शहर के लोग कह रहे हैं कि हम साम्यवाद के समर्थक हैं। फाइनली दोनों शहर लड़ते हैं, बट इस लड़ाई के अंदर इन दोनों ने वापस समर्थन किया। यूएसएसआर ने बर्लिन वालों को कहा कि जो साम्यवाद के लिए लड़ रहा है वो मेरे तरफ आ जाए, मैं उनकी पूरी पूरी हेल्प करने वाला हूँ। यूएसए ने कहा कि जो पूंजीवाद के लिए लड़ रहा है वो मेरी साइड आ जाओ, मैं उनका समर्थन करूंगा। हथियार वथियार चाहिए तो ले लेना, पैसे चाहिए तो उसकी भी कमी नहीं है, तुम लोगों को जो चाहिए वो ले लेना, बट अपने लाना साम्यवाद देश, साम्यवाद है देख लो। फाइनली जो है एक देश जिसका नाम है जर्मनी, जिसका एक शहर बर्लिन, बर्लिन के बीच में दीवार खींची गई थी, भींत काटी गई थी, इंटेल लगाकर मिस्त्री लगा करके एक भींत चिणवाई गई थी। और इस भींत के आधे साइड तो रह रहे हैं लोग पूंजीवादी, आधे साइड के लोग रह रहे हैं अपने साम्यवादी। मैंने आपको एक बात और बता दी कि साम्यवादी लोग वो होते हैं जो समानता का समर्थन करते हैं, संसाधनों का वितरण बराबर 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 करें। फैक्ट्रियां सरकार लगाएगी, सरकार के अलावा कोई नहीं लगाएगा। अब उस देश के अंदर लोग होने शुरू हो गए आलसी, आलसी होने शुरू हो गए, तो लोगों ने कमाना बंद कर दिया। कमाना बंद कर दिया तो लोगों के भट्टे बैठने शुरू हो गए। धीरे 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 समय का चक्कर घूमता गया, और इस बार साम्यवादी बर्लिन की साइड जो है वो भयंकर रूप से काल पड़ गया। इतना काल, इतनी महंगाई कि मतलब बंदा खरीदना तो उसको जमीन बेचनी पड़े, इतनी भयंकर महंगाई हो गई। और इधर पूंजीवादी लोग जो, और जिनको संसाधन योग्यता के आधार पर मिलते हैं,
जो कि अपनी संपत्ति खरीद सकते हैं, जो खुद की फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। फाइनली पूंजीवादी देश ने भी यही कहा। पूंजीवादी देश के मतलब इस देश के अंदर तो लोगों के पास गाड़ियां दौड़े सड़क पे, इतने पैसे जिसकी हद नहीं है। लोगों के पास बस ही पैसे हो गए और लोगों ने कहा पैसे के लगा देंगे ढेरी और बारिश कर देंगे पैसों की, जो तू हो जाए मेरी। और इधर पूंजीवादी साइड, बर्लिन की पूंजीवादी साइड, पैसे भयंकर आ गए। इधर साम्यवादी साइड से कोई एक आदमी भूला भटका बेचारा भींत कूद के गया, और गया तो सड़कों पे ऐसे मर्सिडीज घूम रही थी, ऐसे गाड़ियां, लोग बुलेट ले लेकर चलती स्कॉर्पियो से बियर की बोतलें फेंक रहे थे। और उस बंदे को लगा कि कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गया, कहीं मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं इधर भींत कूदा और कूदते मर गया। और बंदा ऐसे थर थर कांपे, और लोगों से पूछा कि ये है तो धरती ही क्या? लोगों ने कहा धरती है ये, और ये है हमारा बर्लिन जिसने पूंजीवाद को अपनाया है, और वो है तुम्हारा बर्लिन जिसने साम्यवाद को अपनाया है। फाइनली जब उस बंदे ने वापस जाके अपने देश के अंदर, अपने शहर के अंदर कहा कि देखो वहां पर मजे ही मजे हैं, उनके तो मजे ही मजे हैं, और अपने यहाँ पे भयंकर काल पड़ गया। और लोगों ने, उस आदमी ने लोगों को समझाया, तो कुछ लोग तो उसकी चपेट में आए और आधे आए नहीं। जो आए उन्होंने भीत कूद कूद के देखा, कोई ऐसे मेरी तरह भीत उछल उछल के देख रहा था कि कैसा हकीकत में है, एक झूठ बोल रहा है। और वहां का नजारा देखा तो देखते ही रह गए, क्योंकि वहां पर जो है वो जितनी सुख सुविधाएं थी, इतनी तो इनके दादा परदाओं ने भुगती ही नहीं थी। फाइनली जो है वो अब इन लोगों ने कहा कि अब ये भीत तोड़ेंगे और हम भी पूंजीवाद को अपनाया जाएगा। फाइनली जो है बर्लिन की भीत नहीं तोड़ी गई, और इधर साम्यवादी देश जो कि यूएसएसआर था, जो खूब पैसे लगा चुका था, खूब पैसे लगा चुका था, और यूएसएसआर ने कहा कि अगर किसी ने भींत तोड़ ली या फिर भींत कूदने की कोशिश करी तो गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। और यूएसएसआर ने वहां पर अपने आर्मी के फौजी छोड़े, और फौजियों का कि जो भी इधर उधर से झांके, आंख भी देखे निकाले ना, थोड़ी सी झांके तो आंखें निकाले ना उसकी। सैनिकों ने एग्जैक्टली वैसे ही किया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। बट इधर वाले लोग भींत कूद कूद के पूंजीवादी बर्लिन की साइड आना शुरू कर दिया। फाइनली जब लोगों की एक भीड़ 1956 के आसपास आती है, और उन फौजियों को कहती है कि ये जोड़े हाथ, अब जीवाओगे तो तुम्हारी इच्छा, मारोगे तो तुम्हारी। और फौजियों का दिल वैसे पिघल गया, और फौजियों ने खुली छूट दे दी, और लोगों ने फाइनली जब 1956 के आसपास इस भीत को तोड़ दिया। ये दीवार फाइनली जो है वो उस समय टूट जाती है। समय का चक्कर घूमता है, और अब जो देश 1922 के अंदर यूएसएसआर बनता है, यूनियन स्टेट ऑफ, जो यूएसएसआर बनता है लेनिन के नेतृत्व के अंदर, तो उस यूएसएसआर के अंदर अब भयंकर भयंकर अकाल अकाल पड़ गया। अकाल कैसा पड़ गया? पैसे का अकाल पड़ गया, क्योंकि पैसा तो सारा दिया जा चुका था। पैसा तो इस देश ने उन देश वालों को दे दिया जिसने साम्यवाद का समर्थन किया। अब बर्लिन खूब सारा पैसा दिया था यूएसएसआर वालों ने, इधर नॉर्थ कोरिया के अंदर यूएसएसआर ने इधर खूब सारा पैसा दिया, और जिस देश ने साम्यवाद को अपनाया था, उस देश को यूएसएसआर ने पैसा दिया था। बट एग्जैक्टली वही बात है, समय का चक्कर घूमता है, और जैसे हमारे और आपके बुजुर्ग कहते हैं कि एक टाइम के बाद में तो कुआं ही खाली हो जाता है। और अब यूएसएसआर वालों के पास पैसे वाला कुआं खाली हो गया, और यूएसएसआर वालों को समझ में नहीं आया कि पैसा निकाले कहां से। अब यूएसएसआर के पास 15 देश थोड़े थोड़े थे, नीने नीने चूंटे से एकदम भेड़े हुए थे, और उन देशों ने फाइनली जो विद्रोह किया। और 1991 के आसपास आते आते, कब आते आते 1991, 91 के आस आते आते उस देश के 15 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए? 15 टुकड़े। और जिसमें से एक देश है आज का रसिया, और एक देश है उस छोटा सा टुकड़ा है जिसका नाम है यूक्रेन, जिसकी लड़ाई अब भी चल रही है। कितने सालों से चल रही है वो देख लो तुम लोग अपने हिसाब से, कितने सालों से चल रही है। बट इन दोनों देशों की लड़ाई आज भी चल रही है। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया कि साम्यवादी पूंजीवादी कहाँ क्या कुछ झमेला था, क्या नहीं था। दूसरा आपके ये समझ में आ गया कि आज भी जिस यूक्रेन के लिए रूस लड़ रहा है, एग्जैक्टली यूक्रेन उस यूएसएसआर का ही एक ग्रुप हुआ करता, उस ग्रुप का एक सदस्य हुआ करता। अब इसी दौरान आप लोगों को समझ गए इसी ये हुआ क्या, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी दौरान हमारा एक पड़ोसी देश जिसका नाम है चाइना, मैं चाइना की कहानी और बता दूं थोड़ी है। तो ये इसी दौरान हमारे एक पड़ोसी देश जिसका नाम है चीन, जिसे ड्रैगन ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है,
और चीन का एक बंदा था जिसका नाम था माओ त्से तुंग या फिर माओ जिदांग। और माओ त्से तुंग ने चाइना के अंदर कहा कि आज के बाद में मैं चीन में साम्यवाद को अपना रहा हूँ। चाइना के कुछ लोगों ने विरोध किया तो बंदे ने लोगों को मार दिया, भयंकर रूप से मार दिया। फाइनली जो 1977 के आसपास चाइना के अंदर भयंकर रूप से अकाल पड़ गया। पैसों का अकाल पड़ा था, एग्जैक्टली वैसे अकाल नहीं पड़ा था, बस वो अकाल पड़ा। और अकाल पड़ते ही फाइनली जो है वो उसके अंदर और आर्थिक सुधार लागू करे गए। आर्थिक सुधार लागू किया गया तो चाइना के अंदर आज भी आर्थिक रूप से चाइना पूंजीवाद है, और राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो चाइना जो है वो साम्यवाद है। क्योंकि चाइना का एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम था अलीबाबा डॉट कॉम नाम से कोई कंपनी है, तो उसका फाउंडर, उसका सीईओ जो है, उसका नाम भूल गया मैं। तो वो उस बंदे ने कोरोना के टाइम में एक भाषण दिया था, चाइना का था वो बंदा, और उस बंदे ने चाइना के अंदर रह करके चाइना की सरकार के खिलाफ कहा था, एक भाषण दिया था। भाषण क्या था? उस बंदे ने कहा था सिर्फ इतना सा कि चाइना की सरकार जो है वो कोरोना से बेहद ढंग से निपट सकती थी। और चाइना की सरकार को लगा कि निपट सकती थी मतलब हमने नहीं निपटा। और फाइनली जो चाइना का राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उस बंदे को गायब करवा दिया। कोई 6 एक महीने उसका नामो निशान क्या, किसी बंदे के मुंह पर जबान में नाम ही नहीं था कि है कौन, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। फाइनली वो बिजनेसमैन हुआ करता था वो, जैसे अपने मुकेश अंबानी है, और एशिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक था। उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, शायद क्या नाम था उसका। तो अलीबाबा डॉट कॉम कंपनी का फाउंडर हुआ करता था। और 6 महीने बाद में जब वो आता है तो उसने कुछ ही नहीं बोला, एकदम चुपचाप, किसी को पता ही नहीं चला कहाँ था कहाँ नहीं था। आज तक वो बोल ही नहीं रहा, सरकार के खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोल रहा। तो फाइनली जो है वो चाइना आर्थिक रूप से आज भी साम्यवादी पूंजीवादी है, और राजनीतिक दृष्टि से आज भी पूंजी साम्यवादी है। इसी दौरान हमारा प्यारा भारत कहाँ है, हम इसके बारे में जानने वाले हैं। लिखवा दूंगा मैं कल सारी की सारी बातें। आज थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हमारे प्यारे भारत के बारे में, कि भारत इसी दौरान इस साम्यवादी, अच्छा साम्यवादी टाइम हो गया, साम्यवादी पूंजीवादी की लड़ाई के अंदर भारत कहाँ है। ये वो वाला टाइम था जब मैंने आपको बताया था टाइम कब गया था, 1917 से लेकर देख लो 1917 के अंदर साम्यवादी अपनाया गया था, रशिया के अंदर अपनाया गया था, है ना। तो अभी दो, अभी दो क्या, अभी तो मैंने हुआ था 1917 के आसपास। और 1917 के अंदर भारत के अंदर एंट्री होती है एक महान आत्मा की, जिसे कहते हैं महात्मा, महात्मा गांधी की एंट्री होती है। और महात्मा गांधी की एंट्री जब हुई तो फाइनली मैंने आपको बताया था गांधी जी कैसे हुआ करते थे। कहते हैं कि 1992-96 के आसपास गांधी जी इस देश को छोड़ करके अफ्रीका चले गए थे। क्यों चले गए थे? तो गांधी जी ने यहाँ पर 12वीं तक पढ़ाई करी, और अपने पढ़ाई करने के बाद में स्कूल में पढ़ाने लग गए थे। और गांधी जी की आवाज जो थोड़ी लड़कियों जैसी हुआ करते थे। और गांधी जी ने जब लड़कों को पढ़ाना शुरू किया तो क्लास के सारे बच्चे हंसने लग गए थे कि यार क्या बोल क्या रहे हैं। और गांधी जी ने यहाँ की नौकरी छोड़ दी, और यहाँ की नौकरी छोड़ने के बाद अफ्रीका चले जाते हैं। अफ्रीका चले जाने के बाद में जो फाइनली, और गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर खूब सारे आंदोलन करे, क्योंकि अफ्रीका के अंदर उसी दौरान अंग्रेजों का राज हुआ करता था। और अंग्रेजों ने अफ्रीका के अंदर काले और गोरे लोगों के साथ खूब सारा भेदभाव किया था। और अफ्रीका के अंदर लोगों को, ये जो अंग्रेज जो है वो बस के अंदर, ट्रेन के अंदर कहीं पर भी ट्रेवल करते तो गोरे लोग आगे बैठा करते थे, काले लोग पीछे बैठा करते। ये घटना कुछ ऐसी भी है कि वहीं आगे एक दिन महात्मा गांधी बैठे थे, और गांधी इंडिया के थे। इंडिया के लोग कैसे होते हैं, काले हैं कि गोरे, आप सब जानते हो। और फाइनली अंग्रेजों ने गांधी जी को खड़ा कर दिया, कहा कि पीछे बैठ, तेरा हक ही नहीं आगे बैठने का, और मूड खराब कर दिया। फाइनली जो है वो गांधी जी पीछे चले जाते हैं, और अंग्रेज, उसी दौरान गांधी जी की झीम में आई कि इन गोरों के खिलाफ मैं आंदोलन करूंगा। और फाइनली जो है गांधी जी आंदोलन करते हैं। उस आंदोलन को आगे बढ़ाता है वहां का एक बंदा, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला, जो कि बाद में और साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बन जाता है। और उससे बाद में अभी 2013-12 के आसपास जो है वो नेल्सन मंडेला की डेथ हो जाती है। तो वो अफ्रीका से लौटे थे महात्मा गांधी। अफ्रीका से जब महात्मा गांधी लौट के आए इंडिया के अंदर, मैंने आपको बताया था कि गांधी जी जो कि हिंसा के समर्थक कतई नहीं थे, अहिंसा के समर्थक। किसके समर्थक थे? अहिंसा के समर्थक थे। गांधी जी माड़ा मीणिया करते थे, राम 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 किया करते थे।
और बंदा खूब सारी फैक्ट्रियों को लगाने का प्रमोट करता था कि ये करो वो करो, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, आत्मनिर्भर बनो। और खादी जैसे वस्त्रों को बंदे ने कहा था कि भी दूसरे देश से क्यों लेके आते हो कपड़े, अपने देश के अंदर खादी बनाओ। खादी बनाओ इसका मतलब कहीं ना कहीं बंदा ये कह रहा है कि आप आत्मनिर्भर बनो। क्या इतनी बातें मैंने गिनाई है, एक भी बात साम्यवादी के अंदर मैच कर रही है? नहीं कर रही। सारे की सारी बातें पूंजीवादी के अंदर मैच कर रही है। तो गांधी जी का झुकाव जो था वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद की ओर। लेकिन ये साम्यवादी जो विचारधारा है वो युवाओं को बड़ी पसंद आती है, बेहद बेहद पसंद आती है। और उन्हीं युवाओं में से एक बंदा मोतीलाल नेहरू का लाडला छोरा जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू के मन में आई, क्या मन में आई, कि मैं साम्यवादी को अपनाऊं। और नेहरू जी का शुरुआती झुकाव जो है वो साम्यवादी की तरफ ही था। बट उस वाले टाइम बड़े नेता हुआ करते थे महात्मा गांधी। तो गांधी जी जब पूंजीवादी की तरफ उनका झुकाव था, इसीलिए नेहरू जी का साम्यवाद जो इतना हावी बना नहीं। वरना अगर नेहरू उस वाले टाइम बड़े नेता होते, यानी गांधी जी की जगह ले रहे होते, तो शायद हम भी साम्यवाद को उस दौर में ही अपना चुके होते। बट फाइनली जो 1948 को महात्मा गांधी की जब डेथ होती है और इस बार बड़ा नेता भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। और जब निर्वाचित, मनोनीत के बाद में जब निर्वाचित भी किया जाता है, तो नेहरू जी भी प्रधानमंत्री बनते हैं। और उस दौरान नेहरू जी का झुकाव जो है वो साम्यवाद की ओर था। इसलिए नेहरू जी ने, क्योंकि साम्यवाद की और अपने जो पूंजीवाद की थी और अपने समाजवाद की कुछ विचारधाराएं एक जैसी थी, तो नेहरू जी ने कहा इस बार कुछ अलग करेंगे। और इस बार नेहरू जी ने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया था। और हम फिर देखो साम्यवादी विचारधारा को अपनाया था, और साम्यवादी विचारधारा देख लो क्या क्या कहती है। साम्यवादी विचारधारा कहती है कि फैक्ट्रियां नहीं लगानी। साम्यवादी विचारधारा कहती है कि हिंसा के समर्थक करने हैं। साम्यवादी विचारधारा कहती है कि सबको समान समान मिलना चाहिए। फिर हम एक इंटरएक्चुअल बात करते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में किया क्या। अब उसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने वो अर्थव्यवस्था अपना ली थी। अर्थव्यवस्था ही ऐसी अपना ली थी क्योंकि उस टाइम हमारे पास परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि नया नया देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर। और जब 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस वाले टाइम हम खुद हवाजुज हो गए थे कि करें क्या। लंबे टाइम से आजाद हुए, आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाली फीलिंग ले रहे थे, किसको मारूं किसको छोड़ू वो वाली बातें थी। तो नए देश के अंदर हमें एक दूसरी टेंशन भी यही थी, क्योंकि उसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने ना तो कोई बाहर से अंदर व्यापार किया, ना अंदर से बाहर व्यापार किया। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे देश के अंदर अंग्रेज क्यों आए। क्योंकि जनता ने कहा क्योंकि उससे पहले पुर्तगाल डच आ गए थे। कि डच क्यों आए, डच आए कि पुर्तगाल आ गए थे, कि पुर्तगाल क्यों आए। तो हाँ, अपने देश वालों ने कहा कि हमारे देश के अंदर काली मिर्च हुआ करती थी, हमारे देश के अंदर मसाले हुआ करते थे, हमारे देश के अंदर हाथी दांत हुआ करते थे। इसलिए हम इन मसालों को, इन हाथी दांतों को, इन काली मिर्च को, इस मसालों को विदेश भेजा करते थे। जब विदेश भेजते तो वहां से यूरोपीय कंपनी आ गई, आई थी छाछ मांगने और हो गई घर की दिरानी। ये आई थी व्यापार करने और हमारे घर के अंदर ही अपना ही सब कुछ समझ करके और यहाँ पर बन के बैठ गए कि अपो नीच भगवान है। फाइनली जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा तो अपने को सामान बाहर नहीं भेजना है, बाहर नहीं भेजना, हाँ अंदर से मंगवा लो, बाहर से अंदर मंगवा लो, कुछ थोड़ा बहुत मंगवाना है तो। और नेहरू जी ने इस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये आप सभी जानते हो। फाइनली जो है वो नेहरू जी ने और ये अर्थव्यवस्था अपनाई थी। फाइनली इस अर्थव्यवस्था में हमें घाटा हुआ, खूब घाटा हुआ। और 1991 की कहानियां आप सब सुनते हो कि हमें इतना ज्यादा घाटा हो चुका था, इतना बड़ा घाटा हो चुका था कि देश के पास मात्र ही 14-15 दिनों का राशन बचा हुआ था और देश बिकने की कगार पे था। और फाइनली जो उस वाले टाइम भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव, और पीवी नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उनका आर्थिक सलाहकार कोई था, तो वो था अपने मनमोहन सिंह। दुनिया का एकमात्र प्रधानमंत्री, एकमात्र आर्थिक सलाहकार। अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का बयान है कि मेरे को अगर, और ये जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में बंदा मिल जाए तो मैं दुनिया में लंका लगा सकता हूँ। और फाइनली जो है वो मनमोहन सिंह अमेरिका जाते हैं और अमेरिका वालों को जाके कहते हैं कि हमें लोन दे दो। अमेरिका वालों ने साफ साफ मना कर दिया, किस मुंह से मांगने आए हो तुम लोग लोन, और कैसे चुकाओगे। तुम लोग ना तो खुद का व्यापार करते हो, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का,
काम तुम लोग कुछ करते नहीं हो, ना समाज खुद सामान खुद का बाहर भेजते हो और ना बाहर से अंदर मंगवाते हो, लोन कैसे चुकाओगे? फाइनली मनमोहन सिंह वापस आते हैं और मनमोहन सिंह ने कहा कि तो क्या किया जाए? तो अमेरिका वालों ने कहा, जो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि देखो तुम्हारे देश वालों को जरूरत है व्यापार करने की, बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार करने की, तुम्हारे देश से सामान बाहर भेजो, बाहर वाले अंदर भेजेंगे तो कुछ व्यापार होगा, जब व्यापार होगा तो कुछ पैसे आएंगे तुम्हारे पास। अपने वालों ने फिर कहा कि अगर हमारे देश पर किसी ने अधिकार कर लिया तो? अमेरिका वालों ने कहा नहीं करेंगे, वो टाइम दूसरा था जब अधिकार कर लिया। फाइनली जो है वो अमेरिका वालों ने अपने भारतीयों को कर्ज दिया और हमने कर्ज दिया और हमने एक मॉडल अपनाया, एलपीजी। एलपीजी मॉडल अपना लिया। एलपीजी क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी मॉडल 1991 के अंदर अपनाया गया था और 1991 के बाद भारत जो है वो लगातार पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है, लगातार पूंजीवाद की बढ़ रहा है। और 1991 से पहले भारत साम्यवादी था, सॉरी समाजवादी था, नॉट साम्यवादी, क्योंकि समाजवादी विचारधारा जो है वो कुछ आदि साम्यवादी की तरफ से लेकर के आदि पूंजीवादी की तरफ लेकर के बनाई गई। और फाइनली जो 1991 के अंदर जब साम्यवादी समाजवादी को धीरे धीरे घटा करके और पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है, अब देखते हो कि 1991 से पहले या फिर उसी दौर के अंदर 2014 तक तो हमारे भारत के अंदर इतने लोगों को मकान मिले हैं, इतने लोगों को कणक मिली है जिसकी हद नहीं है। ये क्या, ये कहीं ना कहीं साम्यवादी विचारधारा है, सबको समान रखना है, सबको 5-5 किला कणक देनी है। ये आज भी कोटे पर मिलती है, 5-5 किला कणक हर महीने देंगे। ये कहीं ना कहीं साम्यवादी का एक गुण है कि सबको 5-5 किला कणक देंगे, जो गरीब है अमीर है वो सब, बट जो गवर्नमेंट जॉब लग गया उसका राशन कार्ड काट देंगे। तो ये कहीं ना कहीं विचारधारा तो साम्यवादी है ही। फाइनली 1991 के आसपास आते आते समय का चक्कर घूमता है और इस बार भारत जो है वो अपना चुका होता है पूंजीवाद। लेकिन उससे पहले भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना रहा होता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, इस जो हमने ये जो मैंने बोला है, जो रामायण गाई है, ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास, वो हम लिखेंगे अगली क्लास में। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना, मुझे टेलीग्राम पर डीएम कर देना, मैं तुम लोगों के कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और कमेंट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, हम पीवाई क्यू सोल्व करते हैं वहां पे। आप एक बार ज्वाइन करोगे ना तो तुम्हारा जी भी नहीं करेगा वापस जाने के लिए। और पीवाई क्यू जो 15 से 20 सालों के अंदर आरपीएससी ने आज तक, यूपीएससी ने कोई भी सवाल कहीं भी पूछा है, वो सारे के सारे हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो फटाफट जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमें आंसर राइटिंग भी करनी है तो वो उसकी प्रैक्टिस भी हम टेलीग्राम पर ही करते हैं। अब अपना आंसर लेके भेज देना, हम चेक भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पूरी टीम बैठी है यहाँ पर। तो इससे अलावा कोई अगर आप लोगों की क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे को डीएम करके बता सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स के द्वार आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही मिलते हैं, इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे।